प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए छंद एवं उसके भेद को अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए, छंद एवं उसके भेद के इस इकाई में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, इसकी रूपरेखा देख लेते हैं। ठीक, सर्वप्रथम हम लोग उद्देश्य देखेंगे, उसके बाद प्रस्तावना, फिर छंद शब्द का अर्थ एवं व्युत्पत्ति, फिर छंद की परिभाषा एवं स्वरूप, छंद और काव्य का संबंध एवं प्रयोजन, छंद शास्त्र, व्याख्या और नियम। ठीक, जिसमें हम देखेंगे जिसके अंतर्गत अक्षर या वर्ण का स्वरूप, ह्रस्व और दीर्घ, अनुस्वार युक्त वर्ण का दीर्घ या गुरु होना। ठीक, विसर्ग युक्त वर्णों की दीर्घता, हलंत से पूर्व वर्ण तथा हलंत वर्ण की दीर्घता। ठीक, गति देखेंगे, यति अथवा विरति तथा विरति भंग। ठीक, चरण देखेंगे, गढ़ देखेंगे, तुक विचार करेंगे, फिर छंद के प्रकार को देखेंगे, फिर सारांश देखते हुए इसका मूल्यांकन कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए उद्देश्य पर सर्वप्रथम देखते हैं हम लोग। छंद, छंद एक प्रकार, छंद छंद एक अलंकार जैसे, मतलब छंद छंद अलंकार जैसे महत्वपूर्ण साहित्य अंगों का विवेचन करने वाले इस खंड की यह पहली इकाई है। इस इकाई के अध्ययन से आप छंद शब्द का अर्थ, उसकी व्युत्पत्ति तथा छंद की परिभाषा बता सकेंगे। छंद और काव्य के संबंध तथा प्रयोजन को स्पष्ट कर सकेंगे। छंद शास्त्र की व्याख्या करते हुए उसके नियमों को साझा कर सकेंगे। छंद गति या यति के स्थान एवं महत्व को समझ सकेंगे। चरण, गढ़ एवं तुक के स्वरूप का विवेचन कर सकेंगे तथा छंद के प्रकारों का विवेचन कर सकेंगे। ठीक, प्रस्तावना अर्थात भूमिका। प्रस्तावना, ऐच्छिक पाठ्यक्रम 3 का यह अंतिम खंड है। इसमें 4 इकाइयाँ हैं। पहली 2 इकाइयों में आप छंद का विवेचन विश्लेषण करेंगे। अन्य 2 इकाइयों में आप अलंकारों की समीक्षा कर सकेंगे। ठीक, छंद की 2 इकाइयों में यह पहली इकाई है। साहित्य के अंगों में छंद का बहुत महत्व है। काव्य साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है और काव्य की सरलता का मूल आधार अगर भाव तारल्य है तो उसका लययुक्त होना, उसकी संगीतात्मकता तथा सुव्यवस्थित क्रमबद्धता भी अत्यंत आवश्यक है। ये सब विशेषताएं काव्य को छंदबद्धता से ही प्राप्त होती है। लय, वर्ण अथवा मात्राओं के व्यवस्थित अनुपात से सुनियोजित काव्य ही अधिक प्रभावशाली, हृदयग्राही एवं अस्थायी सिद्ध होता है। छंदों से ही काव्य में रमणीयता, तरलता और प्रवाहमयता आती है। इसी से काव्य गेय तथा संगीतात्मक भी बनता है। अतः छंद विवेचन संबंधी इस पहली इकाई में आप छंद शास्त्र के अर्थ, स्वरूप, महत्व आदि का विस्तृत विवेचन कर सकेंगे। छंद के नियमों का विश्लेषण करते हुए छंद के अंगों की समीक्षा भी आप इस इकाई में कर सकेंगे। इसी इकाई के अंत में छंद के मासिक, वार्षिक आदि प्रकारों का विश्लेषण भी किया गया है। छंद संबंधित दूसरी इकाई में आप प्रमुख छंदों के प्रकार का विवेचन करते हुए लक्षण एवं उदाहरण सहित समीक्षा कर सकेंगे। तो आइए छंद के अर्थ, व्युत्पत्ति, परिभाषा, उसके नियम तथा अंगों संबंधी विवेचन में सर्वप्रथम छंद के अर्थ एवं व्युत्पत्ति पर दृष्टि डालें। ठीक, तो छंद शब्द का अर्थ एवं व्युत्पत्ति। छंद शब्द का अर्थ एवं व्युत्पत्ति। छंद शब्द काफ़ी पुराना है। इसका इतना पुराना कि सबसे अधिक प्राचीन ग्रंथ कहलाने वाले वेदों का दूसरा नाम ही छंदस है। जब वेदों को समझने के लिए एक अनुशासन के रूप में इसका व्यवस्थित रूप सामने आया, तब वह छंद शास्त्र के रूप में जाना गया और उसकी भी गणना प्रसिद्ध 6 वेदांगों के अंतर्गत होने लगी। वेदों को समझने के लिए जैसे व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्ति, कल्प आदि की जरूरत समझी जाती है, उसी प्रकार छंद की भी। ठीक, निष्कर्ष यह है कि छंद बहुत पुराना शब्द है, मतलब है, और शास्त्र या अनुशासन है। ठीक, छंद बहुत पुराना शब्द और शास्त्र या अनुशासन है। छंद को छंद इसलिए कहा जाता है कि वह
छादन छादन करता है अर्थात ढकता है। ठीक, छाने का काम, ढकता है। यदाच्छादनाय तच्छंदसाम छंदस्त्वम्। ऊपर वेद की समझ को विकसित करने में जिस निरुक्ति नामक अनुशासन की चर्चा की गई है उसमें भी कहा गया है छंदमसी छादनात्, अर्थात छादन करने के कारण ही उन्हें छंद कहा जाता है। सवाल यह पैदा होता है कि वह किसका साधन करता है। सतपथ ब्राह्मण नाम की पुस्तक में सतपथ ब्राह्मण नामक पुस्तक में एक कथा आई है कि जब देवगण मृत्यु से भयभीत हुए तब उससे बचने के लिए उन्होंने अपना छादन किया, अपने को ढका। जिससे ढका वही छंद है, अर्थात जिस वेद के सहारे देवता मृत्यु से अपने को बचा सके वही छंद है। पर यह वेद के लिए प्रयुक्त छंद शब्द का अर्थ हो सकता है। ठीक, हम यहाँ जिस रूप में छंद का विचार करने जा रहे हैं वह एक लय विशेष में पदों का बंधन है। इस दृष्टि से छंद का अर्थ है बंधन। वास्तव में काव्य शैली की दृष्टि से दो प्रकार का होता है, गद्यमय और पद्यमय। काव्य ही क्यों, पुराने जमाने में तो शास्त्र भी पद्यमय होते थे, गद्यमय तो होते ही थे। छापे खाने के प्रचार के कारण अब शास्त्र सुलभ हो जाता है, अतः अब उसे कंठस्थ करना उतना आवश्यक नहीं माना जाता। पुराने ज़माने में कंठस्थ करने के लिए उसे लय विशेष के बंधन में बांध दिया जाता था, इससे वह जल्दी ही याद हो जाता था। इस प्रकार पद्य को रचने के लिए जिन जिन बंधनों या नियमों की आवश्यकता है उनका जिस अनुशासन में वर्णन होता है उसे छंद शास्त्र कहा जाता है। इस अनुशासन के रचयिता ऋषि के नाम पर इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। पिंगल ऋषि के नाम पर इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। लौकिक छंदों में दोषों का छादन या आवरण भी संभव है। ठीक, लौकिक छंदों में दोषों का छादन या आवरण भी संभव है। पद्य में छंद दोषों का आच्छादन करते हैं, इसलिए भी हम चाहें तो उसे छंद कह सकते हैं। जिस तरह गद्य का अनुशासन व्याकरण करता है उसी तरह पद्य का अनुशासन छंद करता है। ठीक, तो इस प्रकार यह पद्य का व्याकरण है। छंद जो है पद्य का व्याकरण है। गद्य में व्याकरण संबंधी दोष का छादन नहीं होता, पद्य में थोड़ी छूट हो जाती है। उदाहरण लें, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई कमायनी। ठीक, सॉरी, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई कमायनी। यहाँ उषा तीर बरसती हुई उदित होनी चाहिए, बरसती हुई उदित होनी चाहिए, बरसती हुई नहीं, पर पद्य में इतना चलता है। रीतिकाल में छंदों के बंधे हुए ढांचों ने शब्दों का अंग भंग काफी किया, इतना कि कभी कभी वे पहचान में नहीं आते। भूषण कवि के काव्य में यह स्थिति काफी देखने को मिलती है। छादन और बंधन के अतिरिक्त छंद शब्द का एक तीसरा अर्थ भी है जो व्युत्पत्ति से निकलता है। कहा गया है कि एक धातु में चांदी, जिसका अर्थ होता है हार्डन, प्रसादन, चांदी का चंद होता है, चांदी का चंद होता है और च को चंदेश्य तो छ हो जाता है। इस प्रकार लहांदन न करने के कारण ही छंद कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णामर्थ संगनाम नाम रसानाम छंदा समीपी में जिस छंद का प्रयोग किया है उसका अर्थ लहदा ही है, इसलिए सर्वोत्तम होने के कारण उसे अंत में रखा गया। इस प्रकार छंद शब्द के तीन अर्थ हुए, छादन, बंधन और लाहादन। ठीक, लाहादन। ठीक, छंद की परिभाषा एवं स्वरूप। छंद की परिभाषा एवं स्वरूप। छंद की परिभाषा एवं स्वरूप। छंद की परिभाषा एवं स्वरूप।
किसी भी शब्द का अर्थ हम दो प्रकार से पा सकते हैं, पहला व्युत्पत्ति और दूसरा प्रयोग या परिभाषा। अब हम प्रयोग या परिभाषा की दृष्टि से छंद पर विचार करेंगे। ठीक, प्रयोग या परिभाषा की दृष्टि से। ठीक, प्रयोग में हम लय के अनुरूप पद विन्यास को छंद कहते हैं, इसलिए छंद को वेद का पाद कहा जाता है, वेद का पाद कहा गया है, चरण कहा गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य वेदस्य। ठीक, पद या चरण के बिना चलना संभव नहीं है। जगन्नाथ प्रसाद भानु ने छंद की परिभाषा इस प्रकार दी है। ठीक है, जगन्नाथ प्रसाद भानु ने, मत वरण गति यति नियम अंत ही समताय वंद, जा पद रचना में मिले भानु भनत स्वई छंद। अर्थात मात्राओं या वर्णों की रचना, गति यति मतलब विराम का नियम और चरणांत में समता जिस कविता में पाई जाए उसे छंद कहते हैं। भानु जी ने यहाँ कुछ विशेषताओं से युक्त कविता को ही छंद कहा है। वस्तुतः छंद एक लय विशेष के अनुरूप वर्ण या मात्राओं का नियम, बंधन या ढांचा है, जिसके लिए चरणांत में समता अनिवार्य नहीं है, उसमें गति या यति होनी चाहिए। जिस प्रकार नदी के तट अपने बंधन से धारा की गति को सुरक्षित रखते हैं, जिसके बिना वह अपनी ही बंधनहीनता में अपना प्रवाह खो बैठती है, उसी प्रकार छंद भी अपने नियंत्रण में राग को स्पंदन, कंपन तथा वेग प्रदान कर निर्जीव शब्दों में भी सौंदर्य भर देते हैं। कुल मिलाकर पुनः कहा जा सकता है कि निश्चित वर्णों या मात्राओं की विराम, गति, यति आदि से बधी हुई शब्द योजना को छंद कहते हैं। छंद और काव्य का संबंध एवं प्रयोजन। छंद और काव्य का संबंध एवं प्रयोजन। छंद से काव्य का सौंदर्य समृद्ध होता है। छंद द्वारा उत्पादित नाद सौंदर्य कविता को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। छंद के कारण कविता शीघ्र कंठस्थ हो जाती है और इस तरह हम में भी कविता करने की शक्ति आ जाती है। यूँ कवित्व की अभिव्यक्ति गद्य में भी होती है। अतः छंद का कविता के से कुछ लोग अनिवार्यतः संबंध नहीं मानते। अरस्तुत का कहना है, छंद कविता का अनिवार्य माध्यम नहीं है। सीडनी कहता है, छंद कविता का अलंकार मात्र है, मूल तत्व नहीं। कालरीज का कहना है कि सर्वश्रेष्ठ काव्य की सत्ता छंद के बिना भी हो सकती है। संस्कृत और हिंदी के तमाम आचार्यों ने जहाँ भी काव्य का लक्षण या स्वरूप लिखा है, वहाँ छंद को लक्षण में समाविष्ट नहीं किया। ऐसे आचार्य अपवाद को ही मिलेंगे, ठीक, जिन्होंने काव्य के लक्षण में छंद का समावेश किया। इसलिए जब यह धारणा रूढ़ होने लगी कि छंद और कविता पर्याय है, तब निराला जैसे सिद्ध कवियों ने उसे तोड़ा। ठीक, वह तोड़ती पत्थर से, ठीक, नामक शीर्षक कविता से। नई कविता के दौर में छंद और गति के अनुरूप संगीत मयता तक की अवहेलना हुई। दूसरी ओर यह भी कि एक ओर पद्यमय कविता करना चाहें और दूसरी ओर छंद का ज्ञान न हो, सर्वथा अनुचित है। ठीक, नई कविता के दौर में छंद और गति के अनुरूप संगीतमयता तक की अवहेलना हुई। दूसरी ओर यह भी कि एक ओर पद्यमय कविता करना चाहें और दूसरी ओर छंद का ज्ञान न हो, सर्वथा अनुचित है। रिचर्ड्स तथा इलियट आदि ने इसकी अर्थात छंद के ज्ञान की गहरी समझ पर बल दिया है। रूढ़ और बधाए छंदों से भावमयी कविता को मुक्ति दिलाने का आंदोलन हुआ, पर मुक्त छंद के प्रयोग के लिए लय की गहरी जानकारी आवश्यक समझी गई। निष्कर्ष यह है कि काव्य
गद्य में लिखा जाता है, पर यदि पद्य में लिखा जाए तो लय की गहरी समझ आवश्यक है। पद्य कहते ही हैं छंदोबद्ध पद विन्यास को। अतः एक तरफ कविता लिखें और पद्यबद्ध लिखें और दूसरी ओर छंद का ज्ञान न हो, यह परस्पर विरोधी बात है। अतः छंद या लय के अनुरूप पद विन्यास से काव्य के सौंदर्य की वृद्धि होती है और उसमें दीर्घजीवता आ जाती है। ठीक, छंद की प्रमुख व्युत्पत्तियां बताते हुए उसका शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए 4-5 पंक्ति में हमारे कमेंट बॉक्स में, यदि आपने ध्यान से सुना है तो। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने छंद शास्त्र और व्याख्या और नियम पर। ठीक, छंद शास्त्र व्याख्या और नियम। छंद शास्त्र व्याख्या और नियम। ऊपर छंद की जगन्नाथ प्रसाद भानु द्वारा रचित परिभाषा दी गई है, जिसमें अनेक परिभाषिक शब्द प्रयुक्त हैं। आइए हम उसमें से प्रत्येक ऐसे पद का आशय स्पष्ट करें और समझें। ठीक, अक्षर या वर्ण का स्वरूप, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ। व्याकरण में सामान्य रूप से प्रत्येक अक्षर या अथवा वर्ण के 2 रूप होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। जिन व्यंजन अक्षरों में अ, ई, उ तथा री री हैं, ह्रस्व एवं ए, आय, ओ, औ की गणना जहाँ की जाती है दीर्घ है। ठीक, दीर्घ लगता है, मतलब गणना जहाँ की जाती है दीर्घ की जाती हैं दीर्घ हैं। यह मोटे तौर पर मान लिया गया है कि ह्रस्व के उच्चारण में जितना समय लगता है दीर्घ के उच्चारण में उससे दुगुना लगता है और प्लुत को तिगुना, ठीक, या उससे अधिक। उच्चारण में अपेक्षित काल मान को मात्रा कहते हैं, काल मान को मात्रा कहते हैं। जिसका उच्चारण होता है वे अक्षर या वर्ण कहे जाते हैं। अक्षर या वर्ण स्वर और व्यंजन दोनों ही हैं और दोनों के ही उच्चारण में समय लगता है, पर छंद शास्त्र में मात्रा का संबंध, उच्चारण के काल मान का संबंध केवल स्वर से माना जाता है, व्यंजन से नहीं। व्याकरण में ह्रस्व और दीर्घ के अतिरिक्त एक प्लुत उच्चारण भी उपयोग में काल मान को, जहाँ ह्रस्व और दीर्घ, हाँ, प्लुत उच्चारण भी होता है, पर छंद शास्त्र में इसकी चर्चा कहीं नहीं होती है। ठीक, कहीं चर्चा नहीं की गई है। व्याकरण शास्त्र में इस उच्चारण में उपयोगी काल मात्र को जहाँ ह्रस्व और दीर्घ कहा गया, वहीं छंद शास्त्र में उन्हें क्रमशः लघु और गुरु कहा गया। लघु के लिए प्रतीक रूप में हम सरल रेखा या एक चिन्ह देखते हैं जो एक खड़ी पाई होता है। गुरु के लिए वक्र रेखा अर्थात चिन्ह जो यस आकार का होता है वह, ठीक, यस आकार का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी छंद के लक्षणों में इनके लिए यल और ग का प्रयोग मिलता है। ठीक है, ल मतलब लघु, ग का मतलब गुरु, ठीक, अर्थात दीर्घ ग। ठीक, इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। उदाहरण लें, ठीक, जैसे कर अमर कर, कर अमर कर मतलब 6 मात्रा आ गया। कर लघु लघु, मर लघु लघु, कर लघु लघु। नाराज, नाराज अर्थात गुरु गुरु लघु। नाराजी गुरु गुरु गुरु, ठीक, 6 मात्रा है सब में। ठीक, ऊपर जिन स्वरों के लिए ह्रस्व और दीर्घ का प्रयोग किया गया है उनके अतिरिक्त भी यथावत ह्रस्व और दीर्घ या लघु गुरु का होना पाया जाता है, अतः उन्हें भी जानना आवश्यक है। दीर्घ या गुरु की छंद शास्त्र में व्यवस्था इस प्रकार है। दीर्घ या गुरु की छंद शास्त्र में व्यवस्था इस प्रकार, देखिए, पहला, संयुक्त अक्षर के पहले वाला अक्षर या स्वर दीर्घ माना जाता है। जैसे पथ्य, पथ्य में प थ्य, यहाँ थ और यह संयुक्त अक्षर है। इसके पूर्व है प में प्रयुक्त अ जो है यहाँ अस्वर है, अक्षर है या अ है। सो यद्यपि ह्रस्व या लघु है, पर उच्चारणवश दीर्घ या गुरु ही माना जाएगा। यदि पूर्व में दीर्घ स्वर है तब तो वह गुरु ही है, लघु भी है तो दीर्घ माना जाएगा।
हिंदी में कुछ संयुक्ताक्षर ऐसे भी हैं जिनसे पूर्व ह्रस्व स्वर दीर्घ उच्चारित नहीं होता, जैसे कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी में के पहले जो है ल है तो संयुक्त अक्षर और कु जो है लघु है तो इसको ह्रस्व या नहीं मारा जाएगा। ठीक, लघु मतलब कुल्हाड़ी, कुम्हार, नन्हे, इन प्रयोगों पर ध्यान दीजिए। यहाँ लल, ल, मह, नह संयुक्त वर्ण है, पर इनके पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ या गुरु नहीं माने जाते, क्योंकि ल, मह, न वास्तव में एक ही वर्ण है। इसी प्रकार समासिक शब्दों पर भी विचार करना आवश्यक है। समासिक समास में दो शब्दों का मेल होता है। इसमें यदि परवर्ती शब्द का आद्य अक्षर होता है तब पूर्ववर्ती या पहले प्रयुक्त शब्द का अंतिम स्वर उच्चारण के अनुसार कभी दीर्घ कभी ह्रस्व ही माना जाता है। उदाहरण के लिए एक समासिक पद देखिए, राम प्रसाद। राम और प्रसाद अलग अलग है। ठीक, इसमें दो शब्द है, राम और प्रसाद। परवर्ती शब्द जो प्रसाद में प्र का संयुक्ताक्षर है, इससे पूर्ववर्ती शब्द राम में अ या म ह्रस्व स्वर है। यहाँ यदि हमने उच्चारण परवर्ती संयुक्ताक्षर के उच्चारण पर बल दिया तो राम प्रसाद जैसा उच्चारण किया, तब राम का म वर्ग दीर्घ या गुरु माना जाएगा। यदि उच्चारण राम प्रसाद किया तब ह्रस्व ही रह जाएगा। ठीक, ह्रस्व वर्ण भी दीर्घ वर्ण होता है, किंतु यह नियम सभी जगह लागू नहीं होता। न भी संयुक्त अक्षर है पर इनका उच्चारण अशक्त है, अतः इनके इनके परवर्ती ह्रस्व वर्ण दीर्घ नहीं होते, पर सत्य में त्य संयुक्ताक्षर का उच्चारण सक्त है, अतः स दीर्घ ही माना जाएगा। हिंदी की पुरानी कविता में और भी ऐसे संयुक्ताक्षर हैं जिनका उच्चारण असक्त होता है। न्य, ह्य, द के साथ प्रत्याना का त्य भी है। इस प्रकार इस नियम मतलब संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती ह्रस्व स्वर दीर्घ होता है का प्रयोग संयुक्ताक्षर के सख्त उच्चारण पर निर्भर करता है। ठीक, सख्त उच्चारण पर निर्भर करता है। जैसे अनुस्वार युक्त वर्ण का दीर्घ गुरु, अनुस्वार युक्त वर्ण का दीर्घ या गुरु होना, जैसे हंस, कंस, सांधे। ठीक, इन उदाहरणों में ह, क, स आदि लघु या ह्रस्व उच्चारित हैं, तथापि अनुस्वार युक्त होने के कारण इन्हें दीर्घ या गुरु ही कहते हैं। परंतु जहाँ अक्षर सानुस्वार न होकर अनुनासिक होगा वहाँ ह्रस्व स्वर ही माना जाएगा। जैसे हंसना में हंसना। प्रायः छापाखाना वाले चंद्रबिंदु की जगह को अनुनासिक का सूचक होता है, बिंदु का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, जो अनुनासिक का सूचक होता है, अतः उससे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। प्रायः आलस्यवश लोग लेखन में भी चंद्र बिंदु की जगह बिंदु का ही प्रयोग कर देते हैं, अतः यह चिन्ह नहीं बल्कि उच्चारण से ही पता लगेगा कि कहाँ अनुस्वार उच्चारित हो रहा है और कहाँ अनुनासिक। तो इसका विवेक रख कर ही जहाँ सानुस्वार उच्चारण हो वहाँ गुरु मानना चाहिए। ठीक, विसर्ग युक्त वर्णों की दीर्घता, विसर्ग युक्त। ठीक, जैसे प्रायः, अतः, फलतः, विशेषतः में प्रयुक्त त ह्रस्व पर सविसर्ग होने से दीर्घ माना जाएगा ना। यहाँ पर ह का उच्चारण आ रहा है। हलंत से पूर्व वर्ण और ह्रस्व वर्ण की दीर्घता, हलंत से पूर्व वर्ण तथा ह्रस्व वर्ण की दीर्घता। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बताया कि देखिए, काव्य कौमुदी खंड 3 पंचम प्रकाश में बताया कि हलंत के या हल के पूर्व का वर्ण भी दीर्घ माना जाता है। ठीक, हलंत के पूर्व का वर्ण भी दीर्घ माना जाता है। जैसे श्रीमान, श्रीमान में म जो है दीर्घ माना जाएगा, म को दीर्घ माना जाएगा।
और न की मात्रा नहीं गिनी जाएगी। ठीक, तो वैसे भी तो हो गया, न को अगर गिन देंगे तो भी हो जाएगा, कारण वहाँ स्वर है ही नहीं। ठीक, छंद छंद वर्ण वृत्त के चरण के अंत में आवश्यक पड़ने पर ह्रस्व का भी दीर्घ माना जाएगा। देखिए, दुखित है धनहीन धनी सुखी, यह विचार पुरस्कृत है, यदि मन युधिष्ठिर को फिर क्यों हुई विभावता भवताप विधायनी। ठीक, यहाँ दूसरे चरण में यदि का दी अक्षर चरण के अंत में होने के कारण दीर्घ माना जाता है। यह शेष 3 चरणों को देखने से साफ मालूम होता है। फलतः यदि ह्रस्व होने पर दीर्घ ही माना जाएगा, कारण यहाँ दीर्घ मानने की आवश्यकता है, अन्यथा लय भंग हो जाएगी। ठीक, ब्रज और अवधि की पुरानी कविता में दीर्घ वर्ण को कहीं कहीं ह्रस्व मानने का भी नियम है। इन भाषाओं में कुछ दीर्घ स्वरों ए ओ को ह्रस्व उच्चारण करने की भी पद्धति उदाहरण में ले। अवधेश के द्वार सकार गए, सुत गोद में भूपति ले बिकसे। यहाँ रे का ए ह्रस्व है। अथवा हरि की यत तुम सो है, बिनती बार हजार, जहीं 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 तेहीं भांति डरो रहे यो परो रहे यो दरबार, रही मन मोहि न सुहाय, अमी पियावत मान बिनु, जो बिस देई बुलाए, मान सहित मरी बो भलो। अवधि की पंक्ति देखिए, कहीं परसा पर लोग लोगाई, बात सरल स्नेह सुहाई, ते पितु मातु धन्य जिहि जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए। इन उदाहरणों में काले शब्दों को देखें, उसमें ए ओ, ठीक, मतलब ह्रस्व ही उच्चरित होते हैं। अवधि का एक दूसरा उदाहरण देखिए, गुरु सुवा जहीं पंत दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बाँच सोई न यही चित्त बंधा। ठीक, पद्मावत से यह पद लिया गया है। जैसे कि इधर खड़ी बोली में जब से सवैया लिखी जाने लगी, तब से इसमें भी दीर्घ को लघु करके पढ़ने की व्यवस्था करनी पड़ी। जो लोग ऊर्ध्व मतलब उर्दू छंदों का खड़ी बोली में प्रयोग करते थे, उनमें तो यह प्रवृत्ति बहुत अधिक थी, कारण उर्दू के छंद भी एक प्रकार के वर्ण वृत्ति ही हैं जो वजन पर चलते हैं। खड़ी बोली में यह नियम वर्ण वृत्तों में ही है, मात्रा वर्णों में नहीं। जैसे उर्दू बाहर, देखिए बाहर, उर्दू बाहर, निज देश की उन्नति का है सब भार इन्हीं पर, निज धर्म की रक्षा का है सब दार इन्हीं पर, इनका इन्हीं पर है तो इकरार इन्हीं पर चिड़ियाया भी है सरकार इन्हीं पर। ठीक, वर्ण वृत्त में देखें एक उदाहरण वर्ण वृत्त का, वन बीच बसे थे फंसे थे ममत्व में, एक कपोती कहीं, दिन रात न एक को दूसरा छोड़ता, ऐसे हिले मिले दोनों वहीं, बढ़ने लगा नित नया नया नेह, नई नई कामना होती रही, कहने का प्रयोजन है इतना, उनके सुख की रही सीमा नहीं। ठीक, गति मतलब मध्य अर्थात मात्रा, वर्ण के बाद आती है गति।
अब इसका आशय स्पष्ट करना है। वास्तव में पद्य की यह धारा या एक प्रवाह होता है। इस प्रवाह से हीन होकर पद्य की कोई सार्थकता नहीं होती। पद्य ही नहीं, गद्य का भी प्रवाह एक प्रवाह होता है। इस प्रवाह में बाधा आने पर कहा जाता है कि भाषा में प्रवाह नहीं है। छंद शास्त्र में यही प्रवाह गति है। इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। वैसे प्रयास किया जाए तो नियम सब जगह निकाला जा सकता है। यह किया जा सकता है कि एक छंद में गद्य, मात्रा और वर्ण का कौन सा क्रम रखा जाए तो प्रवाह या गति में कोई बाधा न आ सके। घनाक्षरी धनाक्षरी नियम रत्नाकर नाम की एक पुस्तक है जिसमें इस बात पर पर्याप्त विचार किया गया है कि धनाक्षरी छंद की गति ठीक रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। प्रवाह या गति का भंग भी एक दोष है। इससे इसे हतवृत्त या छंद भंग कहा जाता है। ठीक, देखिए गति ठीक है इसमें। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहूँ सोद शरत बिहारी। ठीक, और देखिए दूसरे गति भंग में मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहूँ दशरथ सो अजीर बिहारी। ठीक, इसमें गति भंग है। इस चौपाई के दूसरे चरण में मात्रा 16 होने पर भी प्रवाह भंग है। प्रवाह भंग होने से छंद का सारा सौंदर्य जो है नष्ट हो जाता है या सारा सौंदर्य धूमिल हो जाता है। उदाहरण लें, एक प्रभुता को धाम सजय तीनों वेद काम रह पाँच पंचान सडान राजी सर्वदा सात बार आठौ जाय जातक निवाजय नौ अवतार विराजय कृपान ज्यों हरिगदा। ठीक, आदि। यह मनहरण कवित्र है। इसके प्रत्येक चरण में 16 या 15 के विराम से 31 अक्षर होते हैं। इस कवित्व में लक्षण घट जाता है पर प्रत्येक चरण का उद्धार प्रवाह से रहित है, विशेषतः दूसरे और चौथे चरण का। ठीक, तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम लोग यति अर्थात विरति तथा विरति भंग पर आ चुके हैं। तो आप सभी से साहित्यिक सहृदय सब ने निवेदन करता हूँ, पुनः निवेदन करता हूँ कि यह वीडियो, यह रिकॉर्डिंग दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग विद्यार्थी साथियों के लिए कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिए। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आत्मिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।